हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, राइट। और मजा आया होगा आपको पिछला वीडियो सॉल्यूशंस का, क्योंकि जिसमें हम सारा जो सॉल्यूशंस का मेन फंडा है कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, लाइक मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, सारा का बीच में रिलेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी का रिलेशन, कितना कुछ जो भी है कंसंट्रेशन टर्म्स है, सारा कुछ वहां पे एग्जांपल के साथ समझा चुके हैं। ठीक है, तो अगर पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए इजी होगा, आगे का सॉल्यूशंस में क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा। और ये जो डर है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन बहुत हार्ड है, 12 क्लास का नहीं आता, वो चीज अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका पहले रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो यार देख लो पहले, तो अच्छा समझ में आएगा सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्यूशन का मेन स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेन सॉल्यूशन पार्ट होता है उसका पहले तो टर्म्स वगैरह था। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले कि सॉल्यूशंस करने से पहले हम तो हर कुछ एनसीईआरटी का कवर करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कवर होगा कि नहीं होगा, स्पेशली फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग का ये मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी को कवर करना, तो मैं उनको बता दूं कि देखो यार, नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या जेईई के लिए, तो टेंशन मत लो, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का जो भी मेन हाईलाइट पॉइंट्स होगा, जो आपको पढ़ना है, जो आपको जानना है, वो तो हम वीडियो में डिस्कस कर ही देते हैं, तो उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा पिछला जो भी चैप्टर्स कवर किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर किए वहां पे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहो यार। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू योर प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेबी फाउंडेशन, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कहीं आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट यार, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इसका पहले हम लोग देखें कि जो सॉल्यूशंस होता है उसको हम लोग 9 टाइप में डिवाइड किए थे। 9 टाइप्स में डिवाइड किए थे, कैसे? ऐसे डिवाइड किए थे, मानो कि गैस है, ठीक है, लिक्विड है एंड सॉलिड है। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड किए थे कि ये जो गैस है, ठीक है, इसमें आपको लिक्विड भी घुल सकता है, या मान लो सॉल्यूट बोल रहे हैं इसको, ठीक है, या मान लो सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मेन गैस सॉल्वेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन। ठीक, गैस के लिए है, तो क्या होगा, गैस में लिक्विड मिला देंगे, गैस में मिला देंगे लिक्विड, ठीक है, फिर हम लोग गैस में मिला देंगे सॉलिड मिलाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग गैस में गैस मिला देंगे। तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने अपना फर्स्ट पार्ट का वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, पेज नंबर बता देते हैं, फिर भी अगर जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो। पेज नंबर है ये आपका 34, पेज नंबर में सारा कुछ दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है यार, इसको ऊपर पढ़ लेना, एनसीईआरटी का कुछ भरोसा नहीं है, टेबल नहीं करना ऊपर में, वो देख लेना एक बार। ठीक है, फिर भी बता दे रहे क्या था इसका। लिक्विड गैस में आपको बहुत पता है कि गैस में कुछ लिक्विड मिला दो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म था, ठीक है, क्लोरोफॉर्म था। सॉलिड को अगर हम गैस में मिला देंगे, जैसे कैम्फर का एग्जांपल था, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। गैस में गैस तो पता ही, आप एयर बोल लो ना, एयर गैसेस मिक्सर रहते हैं, एयर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखो लिक्विड में क्या मिला सकते हैं, लिक्विड में हम मिला देंगे गैस को, या लिक्विड में हम मिला देंगे सॉलिड को, ठीक है, या लिक्विड में मिला देंगे लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड में गैस मिला देंगे, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला बोल सकते हैं, सॉलिड मिला देंगे शुगर सॉल्ट कुछ भी मिला दो, ठीक है, लिक्विड में लिक्विड मिला देंगे तो जैसे कि अल्कोहल वाटर वगैरह मिला दो, तो ये हो जाएगा। सॉलिड में भी हम मिला सकते हैं, गैस को मिला सकते हैं, ठीक है, सॉलिड में भी हम लिक्विड मिला सकते हैं, एंड सॉलिड में हम सॉलिड भी मिला सकते हैं। एग्जांपल अगर बता देते हैं, सॉलिड सोडियम मिलाएंगे तो जैसे कि अमलगम एलॉय वगैरह बनता है मेटल का, सॉलिड सोडियम मिक्सचर होता है। लिक्विड मिक्सचर होता है, गैसेस मिक्सचर होता है, जैसे गैसेस मिक्सचर में अगर देखें तो आपका N2 गैस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। मर्क्यूरी को डिसॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिड मेटल सरफेस में काफी सारे मेटल में हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल था। तो हम लोगों को मेन फोकस करना है इसमें, हम लोगों को मेन फोकस करना है इसमें। ये हम लोगों का सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लिक्विड क्या है आपका, लिक्विड है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड में गैस को मिलाओ या लिक्विड में सॉलिड को मिलाओ, लिक्विड में लिक्विड को मिलाओ, तो आज का डिस्कशन हम लोग होगा लिक्विड सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग मेनली सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग को एक टर्म जानना जरूरी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या जानेंगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है? इमेजिन करो कि एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, ये ग्लास है, इसमें है थोड़ा सा पानी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें हम डाल दिए चीनी, इसमें हम 1 चम्मच चीनी हम लोग डाल दिए,
जैसे हम 1 चम्मच चीनी इसमें डाले हैं वो तो घुल गया होगा, इसमें पानी में डालने का वो मिला दिया, घुल गया, ठीक है। अच्छा घुल गया, तो उसको क्या, अब 1 ही चम्मच डाले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होंगे जो कि हम लोग मोल बाय वॉल्यूम बोलते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब हम लोग और चीनी डालेंगे, और चीनी डालेंगे, मतलब अब सॉल्यूशन तो उतना ही है, देखो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सॉल्वेंट तो उतना ही है, ये सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट है फिक्स, लेकिन अब हम और एक चीनी डालें, 1 चम्मच और चीनी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, कंसंट्रेशन का बहुत सारा टर्म होता है, एक रैंडमली कुछ टर्म ले लेते हैं, मानो कि हम मोलैरिटी ही ले लें, मोलैरिटी भी एक तरह कंसंट्रेशन टर्म है, तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो ये कंसंट्रेशन का टर्म्स है। तो जैसे जैसे हम चीनी डालते जा रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, घुलता गया, और डालेंगे घुल गया, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा कि अब और जब चीनी डालेंगे तो वो आपको घुलेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे दिखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब अब नहीं घुल रहे हैं, अब नीचे को दिखने को मिल रहा है, मतलब कि मैक्सिमम जितना मेरा घुला अब और उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, तो मैक्सिमम जो घुला उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स तो पहले जब तक चल रहा था कंसंट्रेशन हो रहा था, अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जब पहुंच गया है, एट मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जब वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंच गए, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना देना था दे दिए, अब वो डालेंगे तो वो नीचे में आके आपको प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एट मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, यानी कि अब जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जब इसको डाल रहे थे, यानी कि हम लोग जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे तो बन रहा था सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन रहा था, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे थे तो बन रहा था सॉल्यूशन, एनसीईआरटी इस प्रोसेस को बोला है डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। यहाँ पर डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, मानो कि सॉल्ट NaCl है, मान लो NaCl है, ये जब पानी में जा रहा है तो टूट रहा होगा ना, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में क्या हो रहा होगा, Na+Cl- हो रहा होगा, जब कोई बॉन्ड टूटता है, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसको एनर्जी देना होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इस केस में जब हम एक यहाँ पर सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट है सॉलिड फॉर्म में, जब हम दे रहे हैं तो यहाँ डिसोल्यूशन हो रहा है, इस केस में डिसोल्यूशन क्या है, डेल H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज एंडोथर्मिक हो रहा है, दैट इज एंडो हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। अब हम डालते गए, जितना घुलना था घुल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंच गया, तो इस कंडीशन को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, the maximum amount of solute that can be dissolved in specified amount of solvent, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और एक बात यहाँ लिख लो, एट स्पेसिफिक कंडीशन या फिर एट कांस्टेंट कंडीशन, कांस्टेंट और टेंपरेचर एंड प्रेशर ही तो मेनली होता है ना, तो कांस्टेंट कंडीशन। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखो, पहली बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं, एंड वो भी मैक्सिमम अमाउंट किसमें, स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट भी उतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ पर एक ग्लास में 1 लीटर पानी में हम डाल रहे जितना डालने से हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोले,
उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं। यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम दूसरा और एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो भी सॉल्युबिलिटी होगा ना, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड होगा तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसको भी हम लोग सॉल्युबिलिटी ही बोलेंगे, तो सॉल्युबिलिटी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्युबिलिटी बोलने के लिए मेरे को जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा यानी कि जो पानी होगा उसको उतना ही रखना है, क्योंकि अगर मानो हम पानी ही चेंज कर दिए, मानो कि एक गिलास का जगह बड़ा सा टैंक उठा के लेके आ गए, अब इस टैंक में हम कितना 10 चम्मच चीनी डाल देंगे तो भी तो घुल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर 10 चम्मच चीनी ही मैक्सिमम घुल रहा था मानो एक गिलास में, अब 11वां चम्मच चीनी डालेंगे वो घुल नहीं रहा है, वो नीचे आ जा रहा है, जमा हो जा रहा है, नीचे आ जमा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 11 चम्मच डालेंगे तो क्या नीचे जमा होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिए। अब यहाँ पर सॉल्वेंट वहां 1 लीटर था तो यहाँ पर हम लोग 1000 लीटर टंकी है, पानी का टंकी 1000 लीटर है, 1000 लीटर टंकी कर दिए, ठीक है। ये 1000 लीटर है, ये बेचारा 100 लीटर था, सॉरी 100 लीटर 1 लीटर था, तो ऑफकोर्स सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी में तो चेंजेस आएगा ना, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, पहली बात ये समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब जब हम लोग 10 का चीनी डाल दे 10 चम्मच, जब 11वां चम्मच जब चीनी डालेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, जमा हो जाएगा, उसको क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, उसको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब वो बैक प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अब तुम 11 12 13 14 जितना भी चीनी डालने लगो, अब वो नहीं घुलने वाला, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। क्या नीचे आ जाएगा, मतलब अब 11 नंबर वाला, ये 11 नंबर वाला जब चीनी डालेंगे ये, तो क्या ये वाला नीचे आके इधर बैठ जाएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वाला चीनी तो यहीं पर घुल जाएगा यहाँ पे, और ऑलरेडी जो यहाँ पे था, ऑलरेडी जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी घुला हुआ था उसमें से माने दो ठो चीनी का दाना इधर आके घुला है, ये सॉल्ट का दाना, तो दो ठो जो ऑलरेडी घुला हुआ था वो इधर आके नीचे बैठ जाएगा। तो जो ऑलरेडी सॉलिड है, जो ऑलरेडी पानी में घुला हुआ है, वो जब नीचे आके बैठ रहा है उसको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, एनसीईआरटी उसको क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा है। ये एकदम ही गलत है कि 11वां चीनी हम ग्लास चम्मच में जितना चीनी डालेंगे वही नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी को, हम लोग देखेंगे दो चीज के लिए, एक तो गैस को डिसॉल्व करेंगे पानी में, एक अभी हम लोग जो पढ़े क्या किए, सॉलिड को डिसॉल्व किया है हम लोग पानी में, तो सॉल्युबिलिटी को इतना समझो। अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे, दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि मानो कि ये एक गिलास पानी है, ठीक है, गिलास नहीं दिख रहा है, चलो मान लो ना गिलास है, क्या दिक्कत है, उस पे हम मिला रहे हैं जब सॉल्ट, उस पे जब हम मिला रहे हैं सॉल्ट मिलाया, माना NaCl मिलाया, तो वो डिसॉल्व हो गया, वो डिसॉल्व हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन अब यही गिलास है, अब यही गिलास है, यही पानी है, यही गिलास है, यही पानी है, अब इसमें हम मिला रहे हैं ऑयल, तो क्या ये डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ऊपर का एक लेयर बना कर रह जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है बहुत सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर में। इस केस में इसका सॉल्वेंट पानी था एंड सॉल्यूट NaCl था, इस केस में चलो माना सॉल्वेंट वही है, लेकिन हम यहाँ पर चेंज कर दिया है सॉल्यूट को, ऑयल डाल दिए, तो कैसा क्यों घुलेगा, नहीं घुल रहा है, तो क्यों नहीं घुल रहा है, मतलब क्यों नहीं घुल रहा है, रीजन पता मुझे क्यों नहीं घुल रहा है, वो इसलिए नहीं घुल रहा है, वो इसलिए नहीं घुल रहा है क्योंकि अगर मेरे को घुलना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होना है, अगर हम चाहते हैं कि घुले तो कुछ कंडीशन होना है, क्या कंडीशन होना है, देखो पहला तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का दोनों का इंटरमोलिक्यूलर जो का इंटरेक्शन है वो लगभग सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होगा वो सिमिलर होना चाहिए,
सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरा पोलैरिटी मेन होगा, पोलैरिटी सिमिलर होना चाहिए। पोलैरिटी सिमिलर होना चाहिए मतलब पोलैरिटी सिमिलर होना मतलब जो पोलर पोलर होगा, पोलर 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 डिसॉल्व होगा, या तो नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। सरल भाषा में बोले तो लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि लाइक डिसॉल्व लाइक। देखो ये पोलैरिटी क्या होता है इतना तो पता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ के आया ही होगा उम्मीद है। देखो पोलैरिटी क्या होता है कि मानो सपोज कि NaCl है, ये क्या होता है, अगर यहाँ NaCl से तो कोई भी एग्जांपल लो, माने कि A है एंड B है, अब मान इसका En ज्यादा है तो ये हल्का डेल नेगेटिव होगा, ये हल्का डेल पॉजिटिव होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन ये हल्का अपने पास रखा होगा, तो एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा दोनों के बीच में। अब इसको अगर उसी जैसे वाला सॉल्वेंट में मिला है जिसका पार्शियल पोलैरिटी उतना ही होगा, मान के वाटर H2O की बात करेंगे, अगर हम लोग H2O की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, अगर हम H2O लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन तो अगर हम देंगे, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसमें भी आपका पार्शियली पोलैरिटी होता है, ठीक है, यानी इसमें भी पोलैरिटी है तो पोलर पोलर दोनों है तो आपस में इतना अच्छा घुल जाएगा। लेकिन इधर अगर इधर घुलना है तो इधर पानी है, यानी कि ये तो पोलर है और ये ऑयल मान की ये नॉन पोलर है, तो ये कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि जब चोर होता है ना, चोर का तो बड़ा आराम से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चोर बाजार होता है कि चोर बाजार में चोर दिखता है, मजा आता है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक पुलिस का पास भेज दो तो मतलब एक पुलिस का पार्टी चल रहा है, वहां चोर चल जाएगा तो डर लगेगा, अरे यार कब पकड़ाएंगे समझ रहा। मतलब अपने साथ सबको अच्छा लगता है, अपना जैसा कोई मिल जाए तो बड़ा मजा आता है, लाइक अच्छा दोस्ती होता है, ठीक है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट के साथ एक पढ़ने वाला स्टूडेंट का फ्रेंडशिप होगा, ठीक है, अच्छा दोस्त होगा। और एक टिकटॉकर के साथ एक टिकटॉकर का ही दोस्ती होगा, टिकटॉकर के साथ कभी यूट्यूबर का दोस्ती नहीं हो सकता, हुआ है नहीं हुआ ना, ठीक है। तो वही सीन है यहाँ पर, वही सीन है। तो एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल चलो देख लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल दिया है, इसको मिटाते हैं। देखो एनसीईआरटी सीधा बोला है कि इसके लिए फेनोप्थलीन एंड एंथ्रेसिन, PTHALE यानी फेनोप्थलीन नॉन पोलर है, एंथ्रेसिन NTHERAC यानी एंथ्रेसिन ये डिसॉल्व कर जाएगा बेंजीन में, ये दोनों आपस में घुल सकता है, ये दोनों इसमें घुल सकता है, ठीक है। और इसका बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NaCl बोला है, शुगर बोला है, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। ये लोग अगर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे, बेंजीन बना दिया, इसको बेंजीन बोल दिए, तो अब बेंजीन है तो नॉन पोलर हो गया, तो डिसॉल्व कर जाएगा ये लोग आपस में। तो एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ द सॉल्यूट, दूसरा क्या है, दूसरा है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर हम उसको दे रहे हैं, अगर ऐसे सोचो, ली चैटर्स प्रिंसिपल कौन कौन पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, ऑफकोर्स नहीं पढ़ा है तो बता दे रहे। देखो ली चैटर्स प्रिंसिपल वो होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, अगर हम उसका इक्विलिब्रियम को थोड़ा भी छेड़ दिए तो वो कोशिश करेगा, वो रिएक्शन अपने आप में कोशिश करेगा कि हम ना छेड़ाए, इनफैक्ट हम वापस वहीं पे आ जाए जैसे मेरा रिएक्शन था, मतलब दोबारा वो इक्विलिब्रियम आने का सोचेगा, तो उससे हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडो होने का मतलब जो डेल एच होता है वो 0 से ज्यादा होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है, तब मतलब इसका मतलब ये होगा अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, यानी अगर हम उसमें टेम्परेचर देंगे, सो मान की एग्जांपल सोचो A+B, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये एक रिएक्शन कर रहा है, सॉल्यूशन C बना रहा है, और इसको बनने के लिए मेरे को टेम्परेचर डेल एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर मेरे को देना है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देना है तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर हम जल्दी और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड जाता रहेगा, यानी कि इस तरह का रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक होता है
उस पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। लेकिन अगर वही कोई एक्सोथर्मिक हुआ, यानी कि उसका डेल एच होगा नेगेटिव, 0 से कम होगा, उस पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ता है, घट जाता है। मानो कि यही रिएक्शन है, मानो कि यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, A प्लस बी है। अब इसमें ऐसा था कि अगर हम इसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया ना, अगर हम इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर हम दे दिए, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो A प्लस बी सी, अगर हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर ऐसे बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी रिएक्शन पीछे चला जा रहा है। तो हम टेम्परेचर क्यों बढ़ाएंगे? हमको तो रिएक्शन करवाना है ना, हम रिएक्शन करवाने के लिए ना करवा रहे हैं रिएक्शन, तो क्यों करेंगे? तो लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? टेम्परेचर को बोलेंगे नहीं भाई काम कर, बढ़ा मत, घट जाओ, तो टेम्परेचर घट जाएगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल एच नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। ये दो बात याद रखने का है। दूसरी ये थर्ड है क्या, प्रेशर पे देख लो, प्रेशर पे क्या सीन है देखो। प्रेशर में भी देखो, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो डिपेंड करेगा कि किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड इन लिक्विड होगा, सॉलिड इन लिक्विड होगा तो प्रेशर का बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। और अगर गैस इन लिक्विड होगा तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा एंड प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर पे डिपेंड करेगा, अगर सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जनरली लिक्विड एंड सॉलिड वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, वो उतना कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक सॉलिड बोलेंगे, एक पत्थर देंगे तुमको, कर दे कंप्रेस, कर पाएगा कंप्रेस? नहीं हो पाएगा कंप्रेस, तो इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन गैस का इफेक्ट होता है भैया, इतना ज्यादा गैस है, उसको प्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया है, तब जा करके सिलेंडर मिलता है एलपीजी, तो गैस को हम कर सकते हैं चेंज में, ठीक है। हाई प्रेशर में उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक ओवर बात था। अब हम लोग मेन देखते हैं कि गैस इन लिक्विड देखेंगे, जिसमें हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो गैस इन लिक्विड में कुछ बात देख लेते हैं, फटाफट करके इसको देखते हैं। तो गैस इन लिक्विड में क्या होता है कि गैस को मेरे को लिक्विड में मिलाना है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे को टेम्परेचर कम होना चाहिए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इजीली घुल जाएगा। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है तब उसमें CO2 घुलता है, ठीक है। और उसमें मेरे को क्या करना होगा, प्रेशर को क्या करना होगा, बहुत ज्यादा देना होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का जब बोतल खोलते तो फिश आवाज देता है ना, क्योंकि हम गैस को बहुत हाईली प्रेशर में उसको अंदर में भर कर रखे हैं, तब वो घुला है। कम प्रेशर में भरता है तो CO2 कोल्ड ड्रिंक में घुलता ही नहीं। तो यानी कि अगर गैस को मेरे को लिक्विड में देना है तो हाई लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो ज्यादा घुलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम गैस इन लिक्विड बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम होने से इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, और इसका सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, यानी कि एक तरह का डेल एच इसका क्या होगा, नेगेटिव है, यानी कि एक तरह का एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या बोले, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ क्या है, यानी कि एक एंडो है, यानी कि डेल एच पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या देख रहे थे, प्रेशर की बात करें, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, एनएसआईटी बोला है नो इफेक्ट, बात भी सही है, ठीक है। ये सारा बात है। यहाँ पर एक बात क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है, एनएसआईटी वाला बात है कि अगर हम लोग सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट में तो बन रहा है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड के केस में जो डिसोल्यूशन है, यहाँ पे जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो एक डेल एच पॉजिटिव है, यानी एंडो है,
लेकिन वही अगर हम गैस की बात करें, गैस में एक गैस है, इसको हम लोग मिला रहे हैं एक लिक्विड में, ठीक है, तो गैस लिक्विड का एक मिक्सचर बन रहा है मानो। इस केस में जब गैस यहां से घुल रहा है लिक्विड में, गैस जब लिक्विड में घुल रहा है तो इसको बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। तो यहां पर हम लोग गैस को जब लिक्विड में मिला रहे हैं तब जो डिसोल्यूशन हो रहा है, उस डिसोल्यूशन को उसको भी डिसोल्यूशन बोला है, लेकिन उस डिसोल्यूशन यहाँ पे जो गैस की कंडीशन में हो रहा है वो आपका हो रहा है डेल एच नेगेटिव, वो एक्सोथर्मिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आएगा दिमाग खराब हो जाएगा देख के, अरे यार ये क्या है, कहीं पर एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन क्लियरली लिखा हुआ एक्सोथर्मिक है, लेकिन गैस का केस में, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, हो गया। तो सॉलिड वाला केस तो यहीं तक देखना है, अपन डिटेल में देखेंगे गैस को एंड हेनरी लॉ पढ़ते हैं। चलो अब सोचो, ये कंडीशन है ए, इसमें है लिक्विड, ठीक है, इसमें हम कोई गैस मिला रहे हैं, मानो कोई गैस मिला रहे हैं, सपोज ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ठीक है, कोई गैस मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तो गैस घुलेगा, लेकिन ये ओपन है, तो बहुत ही ऐसा कम चांस होगा कि गैस इसमें घुलेगा, बहुत ही कम घुलेगा, लेकिन घुलेगा, बहुत कम घुलेगा, क्योंकि ये ओपन है, और ओपन में जो प्रेशर होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो जितना घुल पाएगा थोड़ा मोड़ा घुलेगा। अब हम क्या किए, यही कंटेनर है, यही लिक्विड है, लेकिन अब इस कंटेनर में क्या किए हम, ऑक्सीजन भरे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा दिए ढक्कन, और इसमें एक वेट दे दिए मानो W1। अब क्या होगा, अब जब हम W1 वेट दे दिए, अब जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूरा फैला हुआ होगा वो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर अगर सॉल्युबिलिटी इसका कम है, मानो कि P है, प्रेशर जो ये ओपन है, P प्रेशर लगा रहा, ये 2P प्रेशर लगा रहा होगा, ये लेट इमेजिन बोल रहे हैं कि 2P हो रहा होगा, ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा होगा, मानो इस केस में अगर एक दो ठो ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इस केस में देखो 4 5 6 7 हो सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम और प्रेशर बढ़ाए, ठीक है, और प्रेशर बढ़ाए, दबाना चालू किए, वेट बढ़ाते गए, W1 W2 दो जब डबल वेट दे दिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है उतना ही रहेगा, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, जाके पानी में ज्यादा घुल जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। यहाँ पर जितना घुलना था घुल गया, दोनों एटमॉस्फेयर के पार इसका आपस में इक्विलिब्रियम हो गया, अब और नहीं घुलेंगे, ठीक है। हम प्रेशर बढ़ा दिए, फिर इसको एक नया इक्विलिब्रियम सेट करना था, जितना मोल घुलना था घुल गया, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, अब ये W वाला वेट इतना में रह गया, खत्म। अब हम और वेट बढ़ा दिए तो ये और नीचे खिसक गया, और नंबर ऑफ मोल्स और पानी में ज्यादा घुल गया, और फिर एक नया इक्विलिब्रियम सेट किया, अब यहाँ पर आकर अटक गया। यानी ये सारा जो हो रहा है ये मेरा प्रेशर देने पे हो रहा है, ठीक है, प्रेशर देने पे हो रहा है, और जैसे जैसे हम प्रेशर दे रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी देखो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो गैस एंड लिक्विड का जो लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज हेनरीज लॉ। ये लॉ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना नहीं है, ठीक है, देख लो क्या है। हेनरी क्या बोले, इसको देखते हुए बोला कि दैट इज द सॉल्युबिलिटी जो होगा, यानी कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा गैस उस पानी में, वो होगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is directly proportional to partial pressure, पार्शियल का वर्ड यूज नहीं है, टू प्रेशर ऑफ गैस, ये बोला है हेनरी कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर ऑफ गैस। ये एक्चुअली हेनरी का लॉ नहीं है, पहले हेनरी एक बात बोला, ठीक है। हेनरी क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सॉल्युबिलिटी होगा जो कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि उस गैस का प्रेशर कितना है, वो कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड में। अब वो गैस खुद लगा है कि हम उसको ऊपर देगा जितना प्रेशर हम देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आया एक टर्म, भाई साहब थे डाल्टन। डाल्टन को कौन नहीं जानता, सब जानता है। डाल्टन क्या बोले, डाल्टन बोले कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, डाल्टन बोले solubility of gas in a liquid is proportional to the partial pressure of gas. Is proportional to the partial pressure of gas in solution. ठीक है, ये क्या चीज है भैया, सॉल्युबिलिटी। देखो ये बोला कि डायरेक्ट प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ये टर्म क्या यूज कर दिया है कि सॉल्युबिलिटी जो होगा, कितना सॉल्युबल होगा लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर में। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है, ये सब पढ़ा हुआ गैसियस स्टेट में 11th क्लास में था, फिर भी पार्शियल प्रेशर बता रहे थे। इमेजिन करो कि एक डब्बा है, क्लोज कंटेनर है, यहाँ पर हम कोई दो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, दो, जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन रखे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुछ भी, मान लो हीलियम रखे हैं, मान लो दोनों है, यानी कि इस पे जो ब्लैक डॉट्स है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो रेड डॉट से बना रहे हैं वो माने हीलियम का मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों गैस को निकलना है बाहर, तो इसके वॉल पे दोनों फोर्स जो लगाएगा कि बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर लगाएगा, वो क्या सिर्फ हीलियम ही लगाएगा, ऑक्सीजन भी लगाएगा ना। तो जो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो दोनों मिलकर लगाएगा, यानी कि जो प्रेशर होगा जो दैट इज पी टोटल होगा, पीटी होगा, वो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा प्लस हीलियम का प्रेशर भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि एक बात होता है, सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है मेरे को वो बताना है, मेरे हीलियम से कोई मतलब है नहीं है। तो जो सिर्फ ऑक्सीजन जितना प्रेशर लगा रहा है, यानी कि टोटल प्रेशर अगर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, मानो कि 100 प्रेशर हो रहा है, तो ऑक्सीजन मान की 20 का 25 ही लगा रहा है, तो जो 25 होगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खुद कितना प्रेशर लगा रहा है, बाकी का जो भी है 75 वो हीलियम लगा रहा है, मान लो एग्जांपल, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, अब हम लोग पार्शियल प्रेशर जो निकालते हैं दैट इज पीपी बोल रहा है, वो होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल, ये होता है पार्शियल प्रेशर। एंड टोटल प्रेशर अगर 100 है, उसमें से कितना मोल ऑक्सीजन का, भाई ऑक्सीजन का जितना मोल है वो उतना ही प्रेशर लगाएगा ना। हाइड्रोजन का हीलियम का हिस्सा वाला प्रेशर ऑक्सीजन खुद ही लगा देगा, नहीं लगाएगा ना, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब अगर ऑक्सीजन का मोल है तो NO2 बाय टोटल मोल, टोटल मोल क्या है NO2 प्लस N ऑफ He, टोटल मोल बाय ऑक्सीजन का मोल दैट इज द मोल फ्रैक्शन हो गया, इनटू पी टोटल, ये हो जाता है पीपी, पार्शियल प्रेशर यही होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या यूज कर दिया, पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो डाल्टन का स्टेटमेंट में था पार्शियल प्रेशर, हेनरी का स्टेटमेंट था खाली प्रेशर, तो खाली प्रेशर को रिप्लेस करके डाल्टन से हम पार्शियल प्रेशर भी ला सकते हैं, करेक्ट। लेकिन पार्शियल प्रेशर भी तो डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन में, यानी कि ओवरऑल जो हेनरीज लॉ बना, अब लिखेंगे हेनरीज लॉ। अब इस लॉ इसको बस ऐसे देख लो, क्योंकि हमको हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट से कोई नहीं पूछने वाला, हमको बस ये देखना है, इसका न्यूमेरिकल करना है, ये ओवरऑल जनरल इसको कुछ याद नहीं करना, हेनरीज लॉ थोड़ा देख लो, हो सके तो थोड़ा याद भी कर लो। ये क्या बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर of gas in vapor phase, in vapor phase that is, यहाँ पर लिखो over the surface, over the liquid surface is directly proportional to mole fraction of directly proportional to the mole fraction of
गैस इन सॉल्यूशन, ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। क्या बोला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में जो गैस होगा, मानो कि एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, इसके वो क्लोज है और यहाँ पर कुछ गैस है, तो गैस में जो उसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर हम समझा दी क्या होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो गैस वेपर फेज में होगा, ठीक है, दैट इज इस लिक्विड के अबव सरफेस में होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी जितना प्रेशर होगा वही उतना ही गैस का मोल अंदर जाएगा, यानी कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा प्रेशर करेगा तो ज्यादा गैस का मोल अंदर घुलेगा। वही बोल रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज दैट इज ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, जितना प्रेशर देगा उतना ही गैस इसमें घुल पाएगा, ये बोला है। ये था हेनरी का स्टेटमेंट, इसको बस देखना है, एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं हेनरीज लॉ का कुछ फैक्ट देखते हैं। 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा इसमें, एक्चुअली बनता है एक ही ठो, लेकिन इसमें चाहेंगे तो कुछ इजी क्वेश्चन दे सकता है, तो वो देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ को खत्म करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग हर जगह सॉल्यूट के लिए ए मान रहे हैं, तो हम यहाँ पर ए लिख के चल रहे हैं, ठीक है, ए लिख के चल रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ के हुआ है, सॉल्यूट के लिए बोलेंगे, सॉल्वेंट के लिए बी बोलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P इज टू के एच काई ए, ये एक्स काई है, ये काई है बोलो, या फिर हम लोग जनरली इसको एक्स बोलते हैं, एक्स बोल के करो, मोल फ्रैक्शन को एक्स ही एक्स मान रहे हैं हम लोग ना, तो एक्स मान के करो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। वेर वेर क्या क्या देखो, ये जो काई है ए है, या फिर तुमने एक्स ए बोलो, ठीक है, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि गैस, इस केस में गैस है, ठीक है। अच्छा, KH क्या है, KH है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी अपने एक कांस्टेंट दिया है, ठीक है। P क्या है, इसको या तो पार्शियल प्रेशर बोलो, पार्शियल प्रेशर बोलो, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, या तो इसको सॉल्युबिलिटी टर्म्स भी एक तरह का, ठीक है, सॉल्युबिलिटी है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ जो है ये एक, मतलब हेनरी कांस्टेंट है, ये एक है, ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये गैस का डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे, अलग अलग गैस का अलग अलग केएच होता है, हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है, अलग अलग गैस का केएच दैट इज हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है, याद रखो, क्वेश्चन आएगा इसमें से, पहला क्वेश्चन का कैटेगरी बना रहे हैं यहाँ से देखो, तो केएच का वैल्यू कैसे होता है, देखो यहाँ पर देखो, इसमें क्या पता चल रहा है कि जो केएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है कि नहीं है, है कि नहीं है, यानी कि जब हम केएच को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, केएच अगर बढ़ेगा तो इसको घटना होगा, यानी कि जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन घटेगा, और ये मोल फ्रैक्शन क्या है, इन लिक्विड है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इन लिक्विड है, मतलब कि जैसे केएच बढ़ेगा, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा, वैसे ही लिक्विड में उस गैस का मोल फ्रैक्शन घटेगा, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो गैस जो डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में वो कम होगा, वो कम होगा, यानी कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, देखो इसको हम कैसे बता रहे हैं, ध्यान दो, हेनरीज कांस्टेंट में सबसे पहले लिख लो P इज टू KH ईटा, सॉरी काई ए, ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है, लिख दिए। अब इसको लिखो कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, देन सॉल्युबिलिटी जो होगा वो घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा मतलब पहले लिखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो ये है वो घटेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगा,
टेम्परेचर बढ़ा है, केएच बढ़ा, केएच बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन घटा, मोल फ्रैक्शन घटा यानी कि सॉल्युबिलिटी घटा। इसको ऐसे याद रख लो, इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा है, फिर से बता रहे, देखो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, केएच घटा, केएच घटा तो, केएच घटा तो उसके इक्वल टू का साइन से देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो केएच घटा, केएच घटा तो मोल फ्रैक्शन घटा, मोल फ्रैक्शन घटा तो सॉल्युबिलिटी घटा। एक्चुअली के ए नहीं कर रहे, बी कर रहे हैं ना, सॉरी गलती बोल दी है, हम बी मान के चल रहे हैं ना, सॉल्यूट को बी बोल रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट ये बोल रहे हैं, अपने को समझ में आना चाहिए। तो अपने को अभी तक ये फॉर्मूला काम की बात है, ये काम की बात है, ठीक है। और कुछ फैक्ट देखते हैं, देखो अब कुछ कुछ गैस होता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो देखो कुछ होता है गैस हाईली डिसॉल्व, हाईली डिसॉल्व होता है, यानी कि जो हाईली डिसॉल्व हो जाता है कभी कभी रिएक्टिव भी हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ होता है डिसॉल्व तो होता है लेकिन लेस डिसॉल्व, ठीक है। जैसे कि देखो जो हाईली डिसॉल्व होगा, जो रिएक्टिव होता है, उसका एग्जांपल है, सबसे भयानक एग्जांपल है NH3, ये मैक्सिमम होता है। फिर HCl याद रखना है, एटसेट्रा, एनसीईआरटी वाले बात बोल रहे याद रखना है। लेस डिसॉल्व जो हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिसॉल्व तो होता है, हाँ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ज्यादा होता है ऑक्सीजन से ज्यादा, कौन डिसॉल्व करता है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, उस तरह का और भी है बहुत कुछ, ठीक है। H2 भी है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, N2 भी है, ये लोगों डिसॉल्व होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये इतना को याद रखो, ठीक है। अब हम बताते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, एक पॉइंट लिखो, नोट लिखो पहले, those gas which react with water does not follow Henry's law। जो गैस रिएक्ट कर जाता है सॉल्वेंट से, पानी से, वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बना दे इसमें, देखो क्या है, विच गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कौन सा गैस को फॉलो नहीं करेगा, जो गैस, क्या लिखा है, दोज गैस विच रिएक्ट विद वाटर, वाटर बोलो या तो सॉल्वेंट, जो अपने सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएगा वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन हल्का डिसॉल्व होता है लेकिन रिएक्टिव नहीं होता है, H2 HCl and CO2, यहाँ पर आप पॉइंट में क्या लिखा है, HCl लिखा है, NH3 लिखा है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हेनरीज लॉ का क्या है, देखो हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2, या मिलीमोल बोल रहा है, मोल नहीं बोल रहा है, ठीक है। हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में कितना मिलीमोल N2 गैस डिसॉल्व होगा इफ N2 एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ, इतना पार्शियल प्रेशर ये दे दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इतना बार में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे कौन, गिवन केएच इतना दिया हुआ है, सिंपल तुमको निकालना है मोल, फार्मूला लगाओ हेनरीज का, हेनरी क्या है, देखो पार्शियल प्रेशर P क्या है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू केएच, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है, का ये यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल रहा है ना, सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर N2 का मोल फ्रैक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कितना दिया, देखो ये दिया है 0.987 इक्वल्स टू केएच कितना दिया हुआ है 9.96.48 x2, ये मोल फ्रैक्शन, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x2 इक्वल टू 0.987 बाई 96.48, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.29, बड़ा लिख दे रहे हैं, 1.29 इंटू 10 टू द पावर 5, ये है मोल फ्रैक्शन निकला, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन निकला, लेकिन तुमको खाली मोल निकालना है, मिलीमोल निकालना है, ये है मोल फ्रैक्शन। अब मिलीमोल निकालना है,
कैसे निकालेंगे मिलीमोल, इधर देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ N2, ठीक है, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O पानी, यही बात है ना। एंड ये इक्वल्स टू कितना है, देखो ये इक्वल्स टू है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, ये बात है। अब देखो पानी है 1 लीटर, अब 1 लीटर पानी में कितना मोल होता है हमको पता है, 1 लीटर पानी में कितना मोल होता है, 1 लीटर पानी में होता है, आप तुम्हारा मोल फ्रैक्शन में करवा दिए हैं, दैट इज 55.5 मोल होता है, 55.5 मोल होता है 1 लीटर पानी में, ठीक है। मतलब ऐसा समझो मोल निकालने के लिए क्या होता है, 1 लीटर पानी का 18 ग्राम होता है, मतलब कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना होता है 18, ठीक है, डिवाइड बाई 1 लीटर पानी का मास कितना होता है, 1 लीटर पानी का मास 1000 ग्राम होता है, डिवाइड बाई मोलर मास, 1 मोल का H2O का कितना होता है 18 होता है, डिवाइड करो 55.5 आएगा, दैट इज मोल। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास ना, तो मास बाई मोलर मास 1 लीटर का क्योंकि डेंसिटी 1 होता है तो इसको मास भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं N2 बाई N2 प्लस 55.5 इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 कर सकते हैं, कर लिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा मान के चलना है जब भी हेनरी लॉ करेंगे, क्योंकि पानी के कंपेयर में गैस बहुत ही कम मोल होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू 55.5 इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। क्यों क्यों क्योंकि जो N2 है, मोल ऑफ N2 है बहुत छोटा है मोल ऑफ H2O से, H2O के कंपेयर में ये बहुत छोटा है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 55.5 लिख दिया है। अब N2 आराम से निकाल लो, N2 कितना होगा 55.5 इंटू, इसको मिटा रहे हैं 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा, अच्छा यहाँ पर एक और बात बोला है, ये तो खाली मोल निकला, अब मेरे को मिली मोल निकालना है, एक काम करे डायरेक्ट इंटू 10 टू द पावर 3 कर दे, यहाँ पर डायरेक्ट 10 टू द पावर 3 कर दे। ये किसके लिए इंटू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिली मोल बोला है, ये तो मेरा मोल नहीं कर रहा था। कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.716, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें कुछ बस यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ पर इग्नोर कर देना है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ये इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है कि एन मोल ऑफ H2 बहुत छोटा होगा मोल ऑफ पानी से, N2 का मोल नाइट्रोजन का मोल पानी से बहुत छोटा होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखे, बस ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इजी है। इफ सॉलिबिलिटी ऑफ एक गैस है, ऑफ अ गैस X है, इज 0.5 ग्राम पर लीटर, इसका कितना सॉलिबिलिटी, 1 लीटर में 0.5 ग्राम गैस घुल सकता है। प्रेशर रखेंगे 1 बार, तो बताओ देन इट सॉलिबिलिटी एट 3 बार, अगर प्रेशर को 3 बार कर दिए तो उसको सॉलिबिलिटी क्या होगा। सिंपल बात है ना, सॉलिबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। पहले जब 0.5 एक एटीएम का में 0.5 था, 3 में कितना होगा, इनटू 3 कर दो, ऑप्शन देगा 1.5 मार दो, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना है, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये कितना है 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है, एक करके देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ये हेनरी का खत्म हो जाएगा। चलो H2S a toxic gas with rotten egg smell, ठीक है, is used for quantitative analysis, ठीक है, ये कोई काम का चीज नहीं है, इसे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है। if the solubility of H2 gas in water at STP is इतना, solubility इतना दिया हुआ, कैलकुलेट केस, मेरे को हेनरीज कांस्टेंट निकालना है। कुछ बात है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दो। देखो फर्स्ट बात क्या है कि ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हिंट में क्या क्या दिया हो, देखो ये स्मॉल m एक्चुअली मोलालिटी है, क्या है मोलालिटी है, मोलालिटी है, ठीक है। एसटीपी कंडीशन दिया है, हमको पता है हेनरीज लॉ लगाओ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केएच हेनरीज कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यही बात है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, एक एटीएम या 1.0 बार 03 बार लगाओ, एक एटीएम लगाकर सॉल्व करते हैं। पार्शियल प्रेशर का जगह में 1 लिख देते हैं एटीएम के लिए, ठीक है।
के हेनरीज कांस्टेंट मेरे को निकालना है, तो के मेरे को निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, ये सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। हमको पता है सॉल्युबिलिटी जो होता है इसका पहले क्वेश्चन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इनफैक्ट हम लोग जितना मोल पानी में उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग एज अ मोल फ्रैक्शन भी मान सकते हैं, लेकिन इसको मोल फ्रैक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक्चुअली मोलालिटी में टर्म में दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है। अब इस मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट जो नहीं देखा वीडियो देखो, वहां पर हम रिलेशन बताया है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का, दैट इज मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का जो xb है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मा MMA, मा अपॉन 1000। बोले है कि नहीं बोले है? बोले है। अच्छा, ये 1000 वर्ड कब यूज करेंगे? मा अपॉन 1000 ये तब होगा जब ये पानी होगा। इनफैक्ट Ma ये वाटर के लिए, वाटर का मास कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में वाटर दिया ही हुआ है, यानी कि 18/1000। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे xb इज इक्वल टू मोलालिटी, और ये 1000/18 डिवाइड करेंगे तो ये 55.5 आता है, ये तो याद ही होना है। तो यहाँ पर मेरे को xb मिल गया, मोल फ्रैक्शन मेरे को मिल गया ये वाला हिंट से, मोलालिटी से। यहाँ पर पुट करो, xb की जगह में क्या लिखो? स्मॉल m, दैट इज मोलालिटी बाई 55.5 लिख दिए। चलो केच निकल जाए, केच निकालने के लिए क्या होगा? 55.5 डिवाइड बाई मोलालिटी, तो यहाँ निकालते हैं केएच, क्या होगा देखो? 55.5 डिवाइड बाई मोलालिटी, मोलालिटी कितना दिया है देखो? 0.195, ठीक है। और कुछ है क्या? चलो इसको करते हैं सॉल्व। ये पॉइंट हट गया 10, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। 5 से काटो कितना होगा देखो? 39, ये 5 से काटो 1 1 1, 3 से काटो 1 3 13, ये 3 से कितना होगा देखो? 37, तो कितना होगा देखो? 13, ये वाला अभी इधर इधर काट दो, ठीक है। कितना होता है? 13 3 जा 39 होता है, 3 जा होता है, लेकिन ये 3 से तो कम है, 3 से कम है, और ज्यादा भी कम नहीं है, सिर्फ 2 का कम है, यानी कि 13, यानी कि आप लगभग 2.854 के आसपास लिख सकते हैं। चलो 2.2 लिख रहे हैं, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 2, तो अप्रोक्सीमेटली 282 इसका कांस्टेंट होगा। केएच है तो एटीएम में कितना है? एटीएम में लिए तो इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर। एटीएम बोलो या बार बोलो, अपने हिसाब से कुछ भी बोलो। समझ में आ रही है? एनसीईआरटी का है, राइट, ठीक है। चलो इसको लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं उसको, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। करो देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट, एक्सक्यूज मी, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना। केएच दे दिया, ये तुम्हारा क्या है? ये केएच है। यूनिट देखो यहाँ पर, केएच देखो पास्कल में है। एक चीज बता दे रहे, इसको लिख लो। देखो 1 ATM क्या होता है? 1 ATM बराबर 1 बार होता है, बोल सकते हैं। थोड़ा 1.03 बार होता है, 1 बार काम चल जाता है। या तो इसको 760 mm ऑफ Hg बोलो, या तो इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलो, ठीक है, या फिर इसको 760 टॉर बोलो, ठीक है, या तो इसको 10 टू द पावर 5 पास्कल बोलो। लिख लो इसको, कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास्कल में दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो फिर क्या देखो, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 कितना मिला रहे हैं पानी में निकालना होगा इन 500 ml ऑफ सोडा विथ पैक्ड अंडर प्रेशर ATM। अब ये वाला प्रेशर ATM में दिया हुआ है, कांस्टेंट पास्कल में है, तो मेरे को काम नहीं चलेगा यहाँ पर, मेरे को उसको पास्कल में चेंज करना होगा। सॉल्यूशन करते हैं, पहला फार्मूला बैठाओ। फार्मूला क्या देखो? P = KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख दिया। चलो ये प्रेशर कितना है? ये वाला प्रेशर है कि CO2 को कितना प्रेशर देके हम सॉल्युबल किए हैं, तो ये वाला प्रेशर का जगह ये लिख दे। क्या लिखे? 2.5, क्योंकि एटीएम से काम नहीं चलेगा कांस्टेंट पास्कल में, या तो इसको एटीएम में चेंज करो या तो इसको कर दो। इसको कर देते हैं, इनटू 10 टू द पावर 5 कर दिए, इक्वल टू केएच कितना दिया? लिखो 1.67 इनटू 10 टू द पावर 8 लिख दिए। और क्या है देखो, x2 तो नहीं पता, मोल फ्रैक्शन मेरे को नहीं पता, तो मोल फ्रैक्शन की जगह में क्या लिख सकते हैं? n ऑफ CO2 कार्बन का मोल, ठीक है, बाई, एक काम करो ना, पहले x2 ही रखो, ठीक है। तो यहाँ देखो x2 को कैसे लिख सकते हैं? xb को कैसे लिख सकते हैं? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलो इसको फर्दरली अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया, और ये 1.67 है, 1.5 है, ये भी नीचे में बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि ये लगभग लगभग 1.5 के आसपास होगा। अगर 1 होगा तो 15, यानी कि 6, 2 होना चाहिए तो 3.2 होना चाहिए, 3.2 तो नहीं, 2.2 है, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करो, लगभग लगभग 0.01 1.5 के आसपास आएगा, लेकिन 2 जीरो है तो जीरो हो जाएगा, 0.0 3 जीरो है तो 0.00152 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, ठीक है, इतना होगा। ये मोल फ्रैक्शन निकला, लेकिन मेरे को यहाँ पर क्वांटिटी में जाना है, तो पहले मोल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन मतलब N of CO2, that is mole of CO2, mole of CO2 by mole of, कैसे लिखूं ना यार, मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O कर दिए, इक्वल्स टू 0.0100152, ठीक है। अब यहाँ पर वही कंडीशन लगाएंगे पिछला बार में जहाँ किए थे, क्योंकि ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो इसको पूरा हटा दे, पूरा हटा दे, तो यहाँ से मोल कितना निकलेगा, और इसका मोल कितना होता है, देखो यहाँ पे देखो, हमको पता है कि 1 लीटर में पानी का मोल होता है 55.5, तो 500 ml में कितना होगा, 55.5/2 कर दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो इसको करते, इसको यहाँ लिखते हैं, यानी कि ये वाला को हम लोग हटा दे रहे हैं, क्यों हटा देंगे, क्योंकि CO2 का मोल एज कंपेयर टू H2O का मोल बहुत कम है, इसको हटा दिए, तो क्या लिखेंगे, तो इधर इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे, ये वाला हो गया होगा ना, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा वहां पर, देखो यहाँ पर सीधा सीधी मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 0.00152 इंटू 55.5/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, हमारा मोल इक्वल टू वेट बाई मोलर मास, यही होता है ना। अगर मेरे को वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मोल जो है यानी कि 0.0015 इंटू 55.5 डिवाइड बाई 2, ये मोल से इंटू मोलर मास कर दे, 44 कर दे, कट गया 22 हो गया। कैलकुलेट करो इसको, इतना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये लगभग लगभग आ गया 1.848 ग्राम। चेक करो कैलकुलेट करके, कमेंट करो, देखो ये दो करते, चलो चलो हो गया सही, ये दोनों को करते हैं, मिटा दे रहे इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलो इधर देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर एट हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना दिया है, किलो बार में है, किलो बार में। इफ प्रेशर ऑफ CO2 इज इतना, अच्छा CO2 में प्रेशर इतना डाल रहा है, फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ये तो बड़ा इजी है, इसको करो ऐसे, कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कर रहे हैं, हमको पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। प्रेशर कितना दे रहा है, देखो क्वेश्चन में 0.01 बार दिया हुआ है, 0.01 लिखो, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट भी सेम यूनिट में, लेकिन किलो बार में है, क्या लिखेंगे, देखो 5/3 किलो है, यानी इंटू 10⁻³ हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे, यानी 0.01 इंटू 3/5 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व, एक काम करो, इसको नीचे ले दो 100, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में 10 इंटू करो, नीचे में 10 इंटू करो, क्यों इंटू करें, क्योंकि ये हो जाएगा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, तो कट के डायरेक्ट 6 हो जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे 6 इंटू कितना, देखो 3 4 5 6 10⁻⁻6, ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो 6 नंबर भी हो गया, ओके। ये 7 नंबर भी देखते हैं, ठीक है, 7 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे, देखो
इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। 7 नंबर करते हैं। देखो हमको पता है P = KH थीटा V मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी। P क्या है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 760 mm/H। ये कितना है, KH कितना है, 2 × 10⁵ है, तो काई भी निकालो कितना होगा, कट लो। 760/2 × 10⁵, ये कट गया, ये कट गया, तो 380/10⁵ इक्वल टू, एक कट गया 4, यानी 3.8 × 10⁻³ ये का सॉल्युबिलिटी। ये आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा, अगर आपको मोलारिटी दे दिया होगा वो निकालना है तो आप निकाल सकते हो इसे, क्योंकि एक्चुअली मोल फ्रैक्शन निकला है। एंड हमको पता है पिछला साल 2 नंबर क्वेश्चन किए थे कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी भी मान सकते हैं, या तो फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया मोलारिटी में, ठीक है, तो फिर हमको उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, फिर हेनरी लॉ खत्म करते हैं। क्या है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का कुछ एप्लीकेशन सिर्फ एनसीईआरटी वाला बात है, वही देखेंगे। सबसे पहला क्या है, देखो कोल्ड ड्रिंक वाला पता है मेरे को, सॉफ्ट ड्रिंक्स कि हाई प्रेशर देते हैं तो CO2, प्रेशर हाई देते हैं तो CO2 का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है बेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेंड्स में क्या होता है कि जो स्कूबा ड्राइवर्स होता है, यानी जो पानी में छलांग लगाते हैं, समुद्र वगैरह में नीचे जाता है, तो वो लोग क्या होता है, जैसे पानी का अंदर जो घुसते रहते हैं, जैसे पानी के अंदर जाते रहते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ऊपर में पहले मतलब एक समुद्र में घुस रहा है, तो जितना अंदर चलते रहेंगे तो पानी उसके ऊपर ज्यादा होता रहेगा ना, क्योंकि डेप्थ में जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ठीक है, कि अब जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन घुलेगा तो वो हाई प्रेशर से घुलता है, यानी उसका बॉडी को पानी इतना प्रेशर मारता है कि उसका बॉडी श्रिंक करने लगता है। तो वो लोग एक सिलेंडर रखता है जो कि उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, और हाई प्रेशर वाला वो गैस एयर होता है, तो बाहर से जितना पानी उसका प्रेशर मारेगा, अंदर से उसका बॉडी भी उसको उतना प्रेशर मारेगा, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, तो वो आराम से पानी का अंदर चल जाएगा। लेकिन जब वो पानी से ऊपर आएगा, तो पानी का ऊपर जैसे आते रहेगा तो प्रेशर कम होता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही प्रेशर कम होता रहेगा तो उसका बॉडी से अब जो डिसॉल्व एयर घुसा हुआ है, नाइट्रोजन भी होगा, वो निकलेगा। एंड जब वो निकलेगा, क्योंकि प्रेशर कम होने से कि आपका सॉल्युबिलिटी भी कम होता है, यानी नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो वो बॉडी से निकलना चाहता है, और वो जैसी बॉडी से निकलता है तो इतना मतलब स्पीड से निकलने को सोचते हैं कि एयर बबल बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। और ये बबल इतना डेंजर होता है कि कभी-कभी आपका जो कैपिलरीज वगैरह तो को भी फाड़ देता है, ब्लास्ट कर देता है, या फिर जम जाता है कैपिलरीज वगैरह में, वेन्स वगैरह में बबल बन जाता है, हड्डी उड्डी में, जॉइंट्स वॉइंट्स में भी वो रह जाता है, और ये यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है इंसान का, तो वो बेंड्स होता है। तो उससे बचने के लिए जो ऑक्सीजन वो जो सिलेंडर होता है, एयर सिलेंडर होता है, उसमें नाइट्रोजन को डाइल्यूट किया जाता है, एंड उसको करने के लिए जो कंसंट्रेशन होता है, क्या क्या होता है, देखो याद रखना है, ये एनसीईआरटी का है। इसमें होता है आपका सबसे पहले हीलियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, सॉरी हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, N2 होता है, और आपका ये क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हीलियम का कंसंट्रेशन होता है 11.7%, ठीक है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होता है 56.2%, तो ये एक बचा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 32.1%। याद रखना है, ये वाला बात को याद रखना है, ठीक है। 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है स्कूबा ड्राइवर्स जो सिलेंडर लेके जाता है। एंड एक होता है एनोक्सिया, ये कुछ नहीं होता है एनोक्सिया, ये जो हाई एल्टीट्यूड वाला इंसान होता है, जब इंसान पहाड़ में चढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि ना, पहाड़ में चढ़ता है या फिर जो हाइट में क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, तो उसमें डिसॉल्व मतलब कि एयर का प्रेशर कम होगा, मतलब ओवरऑल प्रेशर कम होगा, तो बॉडी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा तो वो भी कम होगा, तो उसके लिए इंसान क्या होता है, बहुत जल्दी थकावट महसूस करता है, थक जाता है, ठीक है। वहां पर रहने वाला परमानेंट आदमी जो वहां रहता है, उसका बॉडी में आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो जो फील होता है, वो जो थकावट वाला फील होता है, उस फील को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। और वहां का पीपल में क्या होता है, आरबीसी ज्यादा पाया जाता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो ठीक है, इसके बाद हम राउल्ट लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना।